Students, today we are discussing about the adrenergic drugs. लास्ट टाइम हमने आपसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की बात की थी, उसके बाद में हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की बात की थी। दोनों ही जो थे वो आपके ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम्स के, मैंने आपको बताया था। ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, बताया भी था। ऑटोनॉमी सिस्टम्स की जो बेसिकली दो पार्ट थे, एक था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और दूसरा था सिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स यानी कोलिनर्जिक, ठीक है। यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो एक्टिविटी है, जो एक्शंस आते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे, उनको जो बढ़ाने वाली ड्रग थी वो कौन सी थी? कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। और कोलिनर्जिक ड्रग को इसलिए क्या कहते थे? पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स कहते थे। जो मिमेटिक कर रही, बढ़ा रही एक्शन किसके? कोलिनर्जिक ड्रग्स। वो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शन को बढ़ाती हैं, तो वो क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक। इसी तरीके से वो ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शन को कम करती हैं, कम कर रही हैं, डिमिनिश कर रही हैं, तो उनको बोल देते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अब हम सिम्पैथेटिक सिस्टम की ओर जा रहे हैं। दो पार्ट थे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, हमने दोनों का देख लिया। एक उसको एक्शन को बढ़ाने वाली, एक इसके एक्शन को कम करने वाली। इसी तरीके से एड्रेनर्जिक ड्रग्स हमारी वो ड्रग होंगी जो सिम्पैथेटिक सिस्टम्स के एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। वो ड्रग क्या है? सभी क्या कहलाएंगी? एड्रेनर्जिक ड्रग्स। यानी एड्रेनर्जिक ड्रग को हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से सिम्पैथोमिमेटिक्स। जहाँ हम कोलिनर्जिक को बोलते थे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, तो यहाँ एड्रेनर्जिक ड्रग को क्या बोलेंगे? सिम्पैथोमिमेटिक्स। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्लियर कर लेना। मिमेटिक्स मतलब बढ़ाना, सिम्पैथेटिक मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग। सिम्पैथेटिक के जितने भी एक्शंस होती हैं उन सबको डिफरेंट ऑर्गन्स पे उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स इज आल्सो कॉल्ड sympathomimetics. Now start with adrenergic drugs. Adrenergic drugs, these are the drugs which produce similar effect to the adrenaline or noradrenaline by the activation of adrenergic receptors, ठीक है। यानी वो ड्रग जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इज कॉल्ड एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। यानी एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन जैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी बाय द एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, वो सभी ड्रग क्या कहलाएंगी? एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहलाएंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन से शुरू करती है तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहलाएंगी। दे आल्सो स्टिमुलेट द सिम्पैथेटिक सिस्टम। मैंने आपको बताया था सिम्पैथेटिक सिस्टम को ये स्टिमुलेट करेंगे, उसके एक्शन को प्रमोट करती हैं, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज ए सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। इसलिए हम इसे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ये आपके डिफरेंट एजेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके मैंने रिसेप्टर आपको बता चुका हूँ। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बेसिकली आपको बताया था, जो आप प्रीवियस स्लाइड एक बार देख लेना अगर आपने देखी नहीं हो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की। उसमें दो रिसेप्टर थे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के, अल्फ़ा और एक बीटा। फिर अल्फ़ा को क्लासीफाई किया गया दो टाइप में, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। इसी तरह बीटा रिसेप्टर को क्लासीफाई किया गया तीन टाइप में, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। और डिफरेंट रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की हर ड्रग की पोटेंशियल डिफरेंट होती है। किसी की एफिनिटी अल्फ़ा 1 के साथ ज़्यादा है, किसी की एफिनिटी अल्फ़ा 2 के साथ ज़्यादा है, किसी की एफिनिटी बीटा 1 के साथ ज़्यादा है, किसी की एफिनिटी बीटा 2 के साथ ज़्यादा है, किसी की एफिनिटी बीटा 3 से ज़्यादा है। जिसकी जिससे ज़्यादा एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो ड्रग उस रिसेप्टर को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, तो उस तरह का ज़्यादा एक्शन आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो ड्रग प्रेशराइज एजेंट, यानी कि जो ड्रग ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, वो सब क्या होगा? प्रेशराइज एजेंट कह दिए। जैसे आपका नॉरएड्रेनलिन, फिनाइलएपिनेफ्रिन्स, एपिड्रीन्स, मेथोक्सामीन्स, डोपामीन एंड मिथाइल एंट्रामीन्स, ये सभी वो एजेंट्स हैं प्रेशर एजेंट, मतलब जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। कार्डियक स्टिमुलेंट यानी हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रेट को बढ़ा है तो कार्डियक स्टिमुलेंट हो गए, एड्रेनलिन, डोब्यूटामीन, आइसोप्लेन। फिर आता है नंबर 3 कैटेगरी ब्रोंकियोडायलेटर्स, जो यानी हमारी ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, क्योंकि ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब क्या करते हैं? स्मूथ मसल्स को बेसिकली डायलेट करते हैं। और कोलिनर्जिक क्या कर रहे थे? स्मूथ मसल्स के सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रोंकाई को भी डायलेट करेंगे, यानी ब्रोंकोडायलेशन करेंगे तो कौन कौन से? आइसोप्रीन है, सेल्मिट्रॉल है, सेल्ब्यूटामॉल है, फॉर्मेट्रॉल है, बीमिट्रॉल है और टर्बिटुलिन है। ये सभी क्या है? ब्रोंकोडायलेटर हैं। हमारी रेस्पिरेटरी की ब्रोंकाई, चाहे प्राइमरी ब्रोंकाई हो, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई में डायलेट करते हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए या ब्रोंकाइटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 4
नेसल डिकेस्टेंस यानी कि वो एजेंट जो हमारे जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नेसल कंजेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारी नाक का नॉस्ट्रल्स हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं। वो स्पेशली होता क्या है कि हमारी जो नोज़ के अंदर नॉस्ट्रल्स के अंदर जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने की वजह से क्या होता है, जो स्पेस होता है एयर पास होने का वो कम रह जाता है। और ये नोसल डिकोस्टेंट क्या करते हैं, उन जो हमारी नोज़ के नॉस्ट्रल्स के अंदर जो हमारी आर्टरीज़ हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने से जो दो आर्टरी के बीच में स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें कंजेशन में प्रॉब्लम में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो कंजेशन होता क्या है कि जो हमारी नोज़ के नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल्स में क्या दो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई, तो उन दोनों ब्लड वेसल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम रह गया डायलेट होने की वजह से। जब स्पेस कम रहेगा तो एयर वहाँ से पास नहीं हो पा रही है। लेकिन नोसल डिकोस्टेंट क्या करेंगे, वहाँ पर उन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर स्पेस प्रॉपर बन जाता है, जहाँ से आसानी से एयर पास हो जाती है और हमें कंजेशन जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। तो फिनाइलएपिनेफ्रिन, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, सूडोएपिड्रीन्स, ज़ाइलोमेटाजोलिन, सूडोएपिनेफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइल प्रोपेनलामीन। आपने देखा होगा जितने भी आपके आते हैं आपके नॉस्ट्रल्स ड्रॉप आते हैं उसमें अक्सर ऑक्सीमेटाजोलिन्स को आपने देखा होगा और ज़ाइलोमेटाजोलिन को देखा होगा, ज़ाइलोमेटाजोलिन ऑक्सीमेटाजोलिन को मेजॉरिटी देखा होगा। ये सभी क्या वेरिएशन होते हैं जो हमें नॉस्ट्रल डिकोस्टेंट्स जैसे यूज़ किए जाते हैं, नेसल कंजेशन भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सीनेस स्टिमुलेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। एम्फेटामिन है, मिथाइलएम्फेटामिन है, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन है, ठीक है। एनोरेप्टिक्स आर दोज एजेंट दैट इनहांस द, जो एनोरेप्टिक्स वो एजेंट हैं जो हमारी भूख को बढ़ा देते हैं, जैसे फेल्मिरोइन है, सीबुट्रेन है और डेक्सीफिल्मिन है, ठीक है। अब यूट्रीन रिलैक्सेंट वेसोडाइलेटर यानी कि जो यूट्रस को डायलेट करते हैं एज वेल एज द ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, वो एजेंट क्या है, रिट्रोडीन, सैल्बुटामोल, आइसोजिप्रीन और टिर्बिटलिन, ठीक है। अब मैं बात करूँगा एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन की। जैसे हमने वहाँ पर एसिटाइलकोलिन की बात की थी, मेन न्यूरोट्रांसमीटर था, उसी की जैसे हमने ड्रग डेवलप की थी, तो यहाँ पर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन की बात करेंगे। तो एड्रेनलिन अगर नॉरएड्रेनालिन की हमें एक्शन पता लग जाए तो लगभग सभी ड्रग के एक्शन पता लग जाएंगे, बट डिफरेंट यही है, मैंने आपको बताया था। हो सकता है किसी ड्रग की वो एफिनिटी हो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ज़्यादा है तो वो उस तरह का एक्शन प्रमोट करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन के लिए। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन इज आल्सो कॉल्ड कैटाकोलामाइन, इनको हम कैटाकोलामाइन के नाम से भी जानते हैं। दे एक्ट डायरेक्टली एज ए एगोनिस्ट ऑन अल्फा एंड और बीटा रिसेप्टर, या तो अल्फा या बीटा या दोनों पर रिसेप्टर को एक्स एगोनिस्ट काम करते हैं। एगोनिस्ट हम पहले बता चुके हैं, आपको अभी रिपीट करा दूँ। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और रिवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में डिफरेंट हो जाता है। एगोनिस्ट आर द दोज एजेंट दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स, एंटागोनिस्ट आर द दोज एजेंट दैट ब्लॉक द रिसेप्टर्स, यानी कि वो एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं वो सब क्या है, एगोनिस्ट। तो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन क्या करते हैं, अल्फा रिसेप्टर को, बीटा रिसेप्टर को या दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन एक्ट ऑन अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट होंगे एंड एक्टिवेट से एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन हम देखें तो एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन एक्टिवेट द अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर बट नॉट एक्टिवेट द बीटा 3। जो एड्रेनलिन है वो आपका अल्फा रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करेगा, अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, बीटा 1 को भी, बीटा 2 को, लेकिन बीटा 3 को नहीं एक्टिवेट करता है। जबकि नॉरएड्रेनालिन के साथ में क्या है कि नॉरएड्रेनालिन जो है वो आपका अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 3 को करेगा लेकिन बीटा 2 को नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने आपको उस टाइम बताया था बीटा 1 रिलेटेड टू द हार्ट, यानी बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होगा, हार्ट में होगा। बीटा 2 यानी कि टू क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, तो बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होता है, लंग्स यानी ब्रोंकाई में होता है। इसका मतलब क्या है, नॉरएड्रेनालिन का कोई इफेक्ट ब्रोंकाई में प्रोड्यूस नहीं होता है। बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा, तो ब्रोंकाई में ब्रोंकाई डायलेशन, ब्रोंकाई कंस्ट्रक्शन कुछ भी रिस्पॉन्स नॉरएड्रेनालिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज द हार्ट रेट बाय इंक्रीजिंग द डिपोलराइजेशन ऑफ एसिड नोड्स। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन और इंक्रीजिंग द डिपोलराइजेशन ऑफ एसिड नोड। एसिड नोड के बारे में पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि एसिड नोड जब एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं। इम्पल्स जनरेट होने के बाद एसिड नोड से एबी नोड पे पहुँचते हैं। एबी नोड से बंडल ऑफ फिश से पकिंज फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट में सर्कुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज स्टार्ट हो जाती है।
तो डिपोलराइजेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इंक्रीज़ करेंगे डिपोलराइजेशन ऑफ एस नोड, तो ऐसे नोड से इम्पल्स ज़्यादा बनेंगे। जब ऐसे नोड से ज़्यादा इम्पल्स बनेंगे तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, दे आल्सो एक्टिवेट द एवी नोड और फ्रिक्वेंसी फाइबर, दोनों को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट बढ़ जाती है। तो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हार्ट से ब्लड भी ज़्यादा निकलेगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर प्रोड्यूस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन, यानी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी है। अगर अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वेसोडाइलेशन होगा। स्पेशली कौन सी बात हो रही है, बीटा 1 की, ठीक है। इसलिए जो ड्रग होती हैं वो आपकी, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो इंड्यूस होगा किसी कारण, अल्फा रिसेप्टर के कारण, और बीटा रिसेप्टर कारण क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। ये हम कह सकते हैं कि अल्फा रिसेप्टर का कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और बीटा रिसेप्टर जब की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो रहा है। एड्रेनलिन प्रोड्यूस ब्रोंकियोडाइलेशन बट नॉट प्रोड्यूस ब्रोंकियोडाइलेशन। मैंने अभी प्रीवियस मैकेनिकल रिएक्शन बताया था कि एड्रेनलिन ब्रोंकियोडाइलेशन करेगा लेकिन नॉरेड्रेनलिन ब्रोंकियोडाइलेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन एक्टिवेट तो करता है बीटा 2 रिसेप्टर को, लेकिन नॉरेड्रेनलिन बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता है। जब बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्रोंकाई के अंदर डायलेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रोंकाई या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रिसेप्टर कौन सा है, बीटा 2। जब बीटा 2 एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो डायलेशन नहीं होगा। तो नॉरेड्रेनलिन नॉट प्रोड्यूस ए ब्रोंकियोडाइलेशंस ड्यू टू द it have less affinity या less activity on beta 2 receptors, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दे प्रोड्यूस मेट्रोसिस अकर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस। ये आपको मैंने कल भी बताया था फिगर्स की हेल्प से प्रीवियस लेक्चर में, कि ये जितने भी होते हैं मेट्रोसिस कॉज करेंगे, यानी पिपल साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेडियल मसल्स जो होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसका पीपल साइज बड़ा जो आता है, यानी कि ये मेट्रोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। जबकि हमारी बहुत ही क्या कहते हैं, हमारा सिंपैथेटिक वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग थी, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन था, वो आपके सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस पे आ रहा था, और ये किस पे आ रहा है, रेडियल मसल्स पर। प्रीवियस वाला जो आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि रेडियल मसल्स और आपकी सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस में क्या डिफरेंस होता है। एक बार आप जरूर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन बोथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द यूट्रस मसल्स रेस्पेक्टिवली थ्रू द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, यानी कि दोनों काम करता है। रिसेप्टर किसी कारण जो आपका यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, रिलैक्स होगा। अगर अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस, और बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है तो आपका जो यूट्रस जो पोर्शन है उसमें रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। लास्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करेंगे, दे कॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बन जाती है। मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होना, जिससे ग्लूकोज में ज़्यादा कन्वर्ट होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी कारण हाइपरलैक्टीमिया भी होता है, यानी कि लिपिड लेवल जो है वो लैक्टिक एसिड लेवल है वो आपका लिपिड में बढ़ जाता है। ये भी काम करते हैं ड्यू टू द बीटा रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होने पे क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। इसी तरीके लैक्टिसिडीमिया होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड का लेवल जो होता है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है ड्यू टू द बीटा रिसेप्टर्स। अब आगे बढ़े लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो प्लाज्मा या ब्लड में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड लेवल बढ़ जाते हैं। और कैलोरीजेनेसिस मतलब क्या, कैलोरी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। मैंने आपको पहले बता चुका था बीटा 3 रिसेप्टर का होता है फैट सेल्स में, या फिर जो हमारी फैट सेल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। बीटा 3 वहाँ प्रेजेंट होगा तो बीटा 3 जब भी एक्टिवेट होगा तो लिपिड का फैट का ब्रेकडाउन करता है, जैसे फैटी एसिड बनते हैं। दिस रिजल्ट दीज आर द ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ लीवर मसल्स एडिपोस टिश्यू। ये क्यों होता है, क्योंकि ये एजेंट डायरेक्टली लीवर पर मसल्स पर एडिपोस टिश्यू पर एक्शन करते हैं, जिसके कारण ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। ये आपका आज कंप्लीट कर दिया मैंने फार्मूला एक्शन से। अभी इसका हमें और चीज़ें रह गई हैं, एडीएमई हम पढ़ेंगे। एडीएमई के बाद में
इसका इंट्रैक्शन क्या है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, यूज़ क्या है, ये सब चीज़ रह गया है। इसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैंने फर्स्ट पार्ट सेंड किया है क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो प्रीवियस जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम एड्रेनर्जिक ड्रग का सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो कल जहाँ तक मोस्ट में भी पॉसिबिलिटी कि कल तक हम एड्रेनर्जिक ड्रग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उससे काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।